हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। पिछले दो लेक्चर में हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे क्वांटम सीरीज का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम साई जो हमारा वेव फंक्शन है, हम वन डायमेंशनल वेव फंक्शन लेके चल रहे हैं। साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। उस पे क्या फिजिकल, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एज अ फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। साई की हेल्प से, क्योंकि साई तो डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी है नहीं, साई की हेल्प से हमने मॉड साई स्क्वायर विच इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो हमने बनाया था। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। उसकी हेल्प से मेजरेबल क्वांटिटीज बना सकते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो साई, जिसकी हेल्प से हम मॉड साई स्क्वायर बना रहे हैं, बीइंग अ मैथमेटिकल फंक्शन, देखा जाए तो एक मैथमेटिकल फंक्शन ही है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है साई। इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए टू क्वालिफाई एज अ एक्सेप्टेबल और फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। सो टुडे लेक्चर इज रिलेटेड विद कि वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द वेव फंक्शन साई शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। ठीक है। अब स्क्वायर इंटीग्रेबल क्या होता है? ये सिंपली मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब है कि हमारे पास, और स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन शुड बी इंटीग्रेबल, इसका मतलब ये है बेसिकली। तो हमारे पास जो स्क्वायर है साई का, क्योंकि हम वन डायमेंशनल सिस्टम ले रहे हैं, ये किसी अप्रोप्रिएट लिमिट में, जिस लिमिट में आपका सिस्टम डिफाइन है, ठीक है, अगर आपका सिस्टम कंप्लीटली ओपन सिस्टम है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, अगर उसकी कोई बाउंड्री है लेट्स से माइनस ए से ए, देन माइनस ए से ए, ठीक है, इसमें ये जो इंटीग्रल है it should be less than infinity or above integral should be finite। कहने का मतलब ये है, वेरी वेरी लेस देन इंफिनिटी का मतलब कि ये फाइनाइट होना चाहिए। इस तरह के फंक्शन को, मैथमेटिकल फंक्शन को, क्योंकि साई भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। तो हमारे पास जो साई है वो एक स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड आई विल एक्सप्लेन कि किस तरह से रिलेटेड है, विद समवट सिनोनिमस प्रॉपर्टी। वो ये कि एज एक्स गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी, आपका जो वेव फंक्शन है साई, ये जीरो जाना चाहिए। साई शुड गोज टू जीरो। ठीक है। अगर हम थ्री डायमेंशनल देखें, क्योंकि ये तो वन डायमेंशन हम बात कर रहे हैं, अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रेबल कंडीशन हो जाएगी 3 टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रेशन मॉड साई स्क्वायर, ऑब्वियसली साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, नाउ dx dy dz, पूरे स्पेस में आपने उसे इंटीग्रेट कर दिया, एंड दिस शुड बी फाइनाइट। ठीक है। इसी के साथ ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये हो जाएगी हमारे पास कि एज x गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी, y गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी एंड z गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी, योर साई एज अ फंक्शन ऑफ x y z एंड t शुड गोज टू जीरो। ठीक है। तो ये एक थ्री डायमेंशनल उसका एनालॉग है। फाइन। ओके। नाउ इसी से रिलेटेड ये तो हुई कि साई बीइंग अ मैथमेटिकल फंक्शन, क्योंकि हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन साई होता है एज अ मैथमेटिकल फंक्शन। और एक वैलिड जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। जो हमारे पास साई है, जो वैलिड साई है, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। ये तो है उसकी बात।
इसी से मिलती जुलती जो हमारे पास दूसरी जो एक और आप इसी के सिनोनिमस कह सकते हैं, वो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, देखो जहां तक श्रोडिंगर इक्वेशन का सवाल है, श्रोडिंगर इक्वेशन अपने आप में कंप्लीटली डिटरमिनिस्टिक इक्वेशन है, इन द सेंस कि मैं यहां पे कर लेता हूं, हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, वन डायमेंशनल में बात कर रहा हूं अभी, ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। अगर आपको पता है कि इनिशियल वेव फंक्शन क्या था, इनिशियल कंडीशन क्या थी, अगर आपको पता है कि ये बाउंड्री कंडीशन क्या है इस सिस्टम में, ठीक है, तो ये सिस्टम आपको किसी भी फ्यूचर टाइम पे वेव फंक्शन दे देगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब साई कैसे चेंज हो रहा है, वो जो एक तरीका है, वो जो एक फंक्शनल फॉर्म है, वो ये इक्वेशन आपको दे देगी, बशर्ते आपको इनिशियल वेव फंक्शन पता है और बाउंड्री कंडीशन आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। तो इस सेंस में देखा जाए तो श्रोडिंगर इक्वेशन कंप्लीटली डिटरमिनिस्टिक इक्वेशन है, ये डिटरमिनिस्टिकली वेव फंक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। इसके बाद यदि हम, क्योंकि साई का अपना कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो नहीं सकता, और मैक्स बॉर्न का अजम्पशन, मैक्स बॉर्न की हाइपोथेसिस अगर हम इंप्लीमेंट करें साई पर, तो psi become the probability amplitude and mod psi square will become the probability density. Then automatically we will have a condition we call the normalization condition. तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये कहती है कि mod psi square dx इंटीग्रेशन ओवर दी होल स्पेस, जो भी आपकी लिमिट है, मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लेता हूं, लेकिन जो भी आपकी बाउंड्री है सिस्टम की, जहां तक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू 1। नाउ दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, इसको मैं कहता हूं कंडीशन 1, इसको मैं कहता हूं कंडीशन 2। कंडीशन 2 इसलिए आई क्योंकि वी हैव अ प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ साई, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन 2 आई। इक्वेशन 1 इन जनरल ट्रू होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 2 ऑलरेडी है, बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, ऑटोमेटिकली इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन एंड श्रोडिंगर इक्वेशन आपस में कंपैटिबल है इस सेंस में देखा जाए तो, ठीक है। तो आप ये कह लो पहली प्रॉपर्टी को कि साई स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, या ये कह लो कि साई नॉर्मलाइज होना चाहिए, या ये कह लो कि एज एक्स गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी वन डायमेंशनल केस में साई गोज टू 0, सारे आपस में सिनोनिमस हैं। ये मेरा बेसिक पॉइंट है। नाउ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इस प्रॉपर्टी से किस तरह से रिलेटेड है एज एक्स गोज टू, ये हम देखते हैं थोड़ा सा ग्राफिकली। ओके, to see how this equation 1 or equation 2, then square integrability condition या normalization condition implies this condition, और how this condition implies, और vice versa, दोनों तरह से आप देख सकते हो, उसको हम देखने के लिए let's say मेरे पास mod psi square versus x आप प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम पे आप इसे देख रहे हो, तो एट फिक्स टाइम आप इसे देख रहे हैं, और लेट्स से हमारे पास जो वेव फंक्शन है, आई मीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। जस्ट अज्यूम कि ये हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। लेट मी डिनोट दिस पॉइंट, ये जो मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। लेट्स से मैं इस पूरे जो मेरे पास कर्व है, इसको मैं छोटी सी स्ट्रिप में बांट देता हूं, छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट देता हूं, और इस छोटी सी स्ट्रिप को मैं बोलता हूं dx, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से मेरे पास
C है और ये पॉइंट मेरे पास D है। तो दिस इज x इज इक्वल टू C, दिस इज x इज इक्वल टू D। ठीक है, तो मेरे पास जो ये मॉड साई स्क्वायर dx है, ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो ये एरिया अंडर द कर्व, कर्व कवर्ड बाय दैट स्ट्रिप। ठीक है, देखा जाए तो ये शेडेड एरिया है, जो मैंने यहां शेड बना रखा है, शेडेड कर रखा है, वो ये एरिया है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये करके दिखाया था आपको, तो अगर मैं इसको x इज इक्वल टू सी से लेकर x इज इक्वल टू डी तक इंटीग्रेट आउट कर दूं, इंटीग्रेट करूं इसको, इस स्ट्रिप को, सो व्हाट विल दिस बी? अगर ग्राफिकली देखूं, इट इज द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू सी टू x इज इक्वल टू डी। ठीक है, यही तो हमारे पास होगा, एरिया होगा ना। अगर मैं इसको दूसरी तरह से शेडेड करता हूं तो देखा जाए तो मेरे पास ये एरिया जो है वो ये इक्वेशन मुझे दे रहा है। ठीक है, सो एज लेट्स से c गोज टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, एंड d गोज टू प्लस इंफिनिटी, अगर मैं ये लिमिट ले लूं, ठीक है, तो मेरे पास जो ये इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड साई स्क्वायर dx। ठीक है, और क्योंकि मॉड साई स्क्वायर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d इज द एरिया कवर्ड बाय दिस पैरेलल स्ट्रिप, जो मैंने एरिया यहां बनाया है, तो उसी सेंस में ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द टोटल एरिया under the curve let me just write it properly. Total area between कर्व, कर्व कौन सा, मॉड साई स्क्वायर वर्सेस एक्स वाला कर्व, बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। थोड़ा बेटर तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो मेरे पास मैंने लास्ट इक्वेशन लिखी है, ये जो भी टर्म आए ये फाइनाइट आना चाहिए, इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फिनिट हो गया तो ये कंडीशन हमारे पास साई जो होगा वो स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं रह जाएगा और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है विच ग्राफिकली मींस द टोटल एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस शुड बी फाइनाइट। ठीक है, तो ये किस केस में फाइनाइट आ सकता है? ये सिर्फ एक ही केस में फाइनाइट आ सकता है, अगर मेरे पास ये जो कर्व है ये अनबाउंड ना हो जाए, दोनों तरफ से बाउंडेड हो। कहने का मतलब है कि एज x गोज टू माइनस इंफिनिटी और x गोज टू प्लस इंफिनिटी, हमारे पास जो कर्व है वो कुछ ऐसे, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तभी एरिया बिटवीन द कर्व, ये कर्व एंड एक्स एक्सिस फाइनाइट आएगा, या ए इंटीग्रल फाइनाइट आएगा। ठीक है, या हमारा साई जो होगा वो इस लिमिट में स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो ये किस केस में हो सकता है? ऑब्वियसली एज x गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी, जब हमारे पास
मॉड साई स्क्वायर का कर्व जीरो जाए, यानी कि साई खुद जीरो चला जाए, बिकॉज साई मॉड साई स्क्वायर साई स्टार साई ही होता है, ठीक है। तो एट मॉड साई स्क्वायर गोज टू जीरो, साई गोज टू जीरो। सो एज x गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी, साई गोज टू जीरो। अगर ये होता है तो ही हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूं, स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक हमारे पास वैलिड वेव फंक्शन है, ठीक है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक हाइपोथेसिस, हमारे पास साई जो है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। और भी रीजन है, हिल्बर्ट स्पेस, और वो हम बाद में मैथमेटिक्स बाद में डिस्कस कर लेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन कहने का मतलब है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन, स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन से हमारे ऑटोमेटिकली स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, बिकॉज इट इज फाइनाइट, वन है वो तो फाइनाइट है, ठीक है। तो साई हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रेबल है। यहां पे मैंने ये करके आपको दिखाया है कि अगर मैं सिंपली कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं अपने, तो अगर मेरे पास दिस लास्ट इक्वेशन टेलिंग मी टोटल एरिया जो है वो हमारे पास, दिस इंटीग्रेशन जो हमारे पास यहां है वो टोटल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन में ये ट्रू हो सकता है, जब हमारे पास ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो कि एज एक्स गोज टू प्लस माइनस एच टी, साई गोज टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मॉड साई स्क्वायर है, ठीक है, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से बाउंडेड है, एक तरफ से जीरो जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो अनबाउंड हो गया है, इन्फिनिटी चला गया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हमारे पास ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से बाउंडेड हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो साई स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, या x गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी, साई गोज टू जीरो। ये तीनों लेस देन मोर एक ही दूसरे के एक दूसरी कंडीशन के सिनोनिमस हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो वेव फंक्शन की होनी चाहिए वो है साई शुड बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड। इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिए। देखिए, साई की हेल्प से आप बनाते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो साई कंटिन्यूअस जरूरी है। क्यों? क्योंकि साई गिव्स यू मॉड साई स्क्वायर विच टेल्स यू द सिस्टम कहां पर है। एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स का एग्जांपल ले लो। पार्टिकल एक बॉक्स में है, ठीक है, पोटेंशियल बॉक्स है, ये एक्सिस जो है वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दिस इज वी एक्स, ठीक है, एंड लेट्स से जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिट है, तो पार्टिकल इन इन्फिनिट पोटेंशियल बॉक्स हम ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे पास इसमें आपके पास डिफरेंट वेव फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे सिस्टम पार्टिकल के, ठीक है। नाउ वो वेव फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होने चाहिए, मतलब वेव फंक्शन ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि ये इन्फिनिट पोटेंशियल बैरियर, तो यहाँ पे वेव फंक्शन जीरो जाना चाहिए क्योंकि ये बाउंड्री है सिस्टम की, जो मैंने पहला आपको पॉइंट बताया था। क्योंकि ये इन्फिनिट पोटेंशियल बैरियर है तो यहाँ पर वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए क्योंकि ये बाउंड्री हो गई, इसके बाहर सिस्टम जा नहीं सकता, इन्फिनिट पोटेंशियल है, तो यहाँ पे जीरो हो गया। तो लेट्स से मेरे पास वेव फंक्शन ऐसा है, वेव फंक्शन मेरे पास ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्फिनिट नहीं जाना चाहिए ऊपर की तरफ। बहुत बड़ा बना दिया मैंने, इतना ही सफिशिएंट है दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट पे वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है, ठीक है, या फिर देखा जाए तो कुछ लेट्स से इस तरह से हमारे पास
डिसकंटिन्यूअस वेव फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है ही नहीं, क्योंकि साई की हेल्प से तो मॉड साई स्क्वायर बनाओगे, तो यहाँ पे पार्टिकल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं। लेकिन दैट इज अब्सर्ड। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा। इस तरह के वेव फंक्शन को आप स्क्वायर इंटीग्रल भी नहीं कर सकते हो, नॉर्मलाइज कंडीशन भी नहीं कर सकते हो, कि यहाँ पे पार्टिकल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो इस तरह से डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर, लेट्स से हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, तो x इजिकल टू x1 पे इस तरह से हमारे पास डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन जो है साई जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साई जो है एक फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। साई की हेल्प से आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बना रहे हैं, जिसके हेल्प से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। दैट इज बिट अब्सर्ड, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। फाइन। दूसरा पॉइंट है कि साई जो है वो सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड को आप इजीली समझ सकते हो कि सिंगल वैल्यूड क्यों होना चाहिए। पहले मैं एक कर्व आपको बना देता हूं। लेट्स से मेरे पास आप साई को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स से डायरेक्टली आप साई को प्लॉट कर रहे हैं, और साई जो है वो कुछ इस तरह का फंक्शन है। तो एज एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी 0 जा रहा है, एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी 0 जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस भी है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मल्टीपल वैल्यूड हो गया है। लेट्स से x इजिकल टू, दोबारा लेट्स से मैं x1 ही नाम दे देता हूं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट, वहां पे साई की साई 1, साई 2, साई 3 मल्टीपल वैल्यूड है, ठीक है। तो साई बीइंग अ मैथमेटिकल फंक्शन शुड नॉट बी मल्टी वैल्यूड, ठीक है। एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन, इनफैक्ट मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इस तरह के मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऑब्वियस रीजन है, साई की हेल्प से आप मान लो इस पॉइंट पे साई 1, साई 2, साई 3 तीन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, तो मॉड साई 1 स्क्वायर, मॉड साई 2 स्क्वायर, मॉड साई 3 स्क्वायर की हेल्प से आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पे पार्टिकल की फाइंड करने की तीन प्रोबेबिलिटी है। टोटली एब्सर्ड है। एक पॉइंट पे तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, दिस कंप्लीटली एब्सर्ड, मैथमेटिकली एब्सर्ड, फिजिकली एब्सर्ड। तो इस तरह से हमारे पास साई जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ना केवल साई, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई should be single valued and continuous, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी हमारी साई की है वो डेल साई बाई डेल एक्स, वन डायमेंशनल केस में अगर 3 डायमेंशन ले रहे हैं तो डेल साई बाई डेल एक्स भी होना चाहिए, डेल साई बाई डेल वाई भी होना चाहिए, और डेल साई बाई डेल जेड भी होना चाहिए। ये भी सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूअस होने चाहिए। इसको रब कर देते हैं। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए लेट्स अगेन ड्रॉ अ कर्व। तो लेट्स से मेरे पास जो साई है वो कुछ इस तरह का फंक्शन है, ठीक है। अब इस तरह के फंक्शन में प्रॉब्लम यह है कि साई कंटिन्यूअस है, साई सिंगल वैल्यूड है सब जगह, लेकिन इस पॉइंट पे यदि आप देखोगे, अगेन लेट्स से मैं इसको x इजिकल टू x1 बोल देता हूं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 है, यहां पर जो मेरे पास, और अच्छी तरह से बना देता हूं मैं, यहां पे जो मेरे पास डी साई बाई डी एक्स है, जो स्लोप है
एक ये है और एक हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। डी साई बाई डी एक्स जो है या डेल साई बाई डेल एक्स जो है इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास वेव फंक्शन भी नहीं होना चाहिए जहां पर डेरिवेटिव भी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल मैं आपको ये भी दे सकता हूं कि मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का वेव फंक्शन है एंड देन इट गोज टू जीरो, सडनली गोज टू जीरो, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे स्लोप को, ठीक है, डी साई बाई डी एक्स या सॉरी डेल साई बाई डेल एक्स कर लेते हैं, 3 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं, दैट गोज टू इनफाइनाइट इस पॉइंट पे। ये भी अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन है, इस तरह का भी वेव फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास डेरिवेटिव की। ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो है केवल साई ही कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड नहीं होना चाहिए, हमारे पास उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ये मेरी बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं जो साई को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से वेव फंक्शंस t इजिकल टू 0 पे मैंने कर लिया कि लेट्स से t इजिकल टू 0 पे ले रहे हैं, तो t डिपेंडेंस में नहीं लेके चल रहा हूं अभी हाल फिलहाल। लेट्स से मेरे पास कोई इस तरह का वेव फंक्शन हो जिसमें tan x आ रखा है, ये हमारे पास वैलिड वेव फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है। एज अगर मैं पहला ले लूं, एज x गोज टू पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2, दोनों केसेस में हमारे पास जो tan है x बीइंग sin x बाई cos x, ठीक है, दैट x goes to pi by 2, this thing goes to infinite, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो ये एक वैलिड वेव फंक्शन नहीं है पूरे रीजन में, मतलब अगर मैं कहूं कि मोर देन पाई बाई 2 रीजन पे, ठीक है, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो ये इस पूरे x गोज टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये मेरा एक वैलिड वेव फंक्शन नहीं है, इसमें डिसकंटिन्यूटीज है जगह जगह पे, ठीक है। ओके, इसको भी रब कर देते हैं। लेट्स से मेरे पास वेव फंक्शन है सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, सम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपलेस्ट केस है, क्या ये वैलिड वेव फंक्शन है? लेट्स सी। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, डायरेक्टली देख के लग रहा है, हाँ जी, साई जो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि x की मतलब बेसिकली हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है बेसिकली कि साई की एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए x की वैल्यूज के लिए, ठीक है। x की एक वैल्यू के लिए साई की एक वैल्यू होनी चाहिए, x की 2 वैल्यू के लिए भी साई की एक वैल्यू हो सकती है, वो भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन में ही आता है, लेकिन x की एक वैल्यू के लिए साई की 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दैट इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर इंटीग्रलिटी कंडीशन, हम इसको चेक करेंगे। सबसे इजी हमारे पास यही होता है कि x गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी, अगर x गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी है आपका a एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, दैट गोज टू प्लस इंफिनिटी में भी हमारे पास 0 चला जाता है, माइनस इंफिनिटी में भी हमारे पास 0 चला जाता है क्योंकि x का स्क्वायर है। तो एज x गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी योर वेव फंक्शन गोज टू 0। तो ये कंटिन्यूअस भी है, इसका ये स्क्वायर इंटीग्रल कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, इट्स अ कंप्लीटली अ वैलिड वेव फंक्शन। एज अ थर्ड एग्जांपल,
लेट्स टेक सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, दोबारा से ये बोल देते हैं, कोई बात नहीं है, कांस्टेंट ही है, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ये ऑब्वियसली सिंगल वैल्यूड है, कंटिन्यूस भी है, डेरिवेटिव इसके कंटिन्यूस आएंगे, लेकिन एज एक्स गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी, दोनों केसेस में हमारा जो वेव फंक्शन है जो हमने ये लिया है, इट ब्लोज अप, एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं है इसके आगे, ठीक है। तो x प्लस इन्फिनिटी पे एक्सपोनेंशियल पावर इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी, x गोज टू माइनस इन्फिनिटी पे एक्सपोनेंशियल पावर इन्फिनिटी अगेन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है, तो इट इज नॉट अ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। क्योंकि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसको आप नॉर्मलाइज भी नहीं कर सकते हो। मैंने कहा था ना वो पहली कंडीशन, तीनों आपस में सिनोनिमस हैं। तो ये हमारे पास सिंपल कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल कई बार क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें आपको ये बताना होता है इन प्रॉपर्टी के बेस पे कि कौन सा वेव फंक्शन हमारे पास वैलिड वेव फंक्शन है और कौन सा वैलिड वेव फंक्शन नहीं है। इधर वाले को रब कर देता हूं मैं। तो लास्ट में ये जो मैंने तीन प्रॉपर्टीज वेव फंक्शन की हमने डिस्कस करी हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर, देखो ये प्रॉपर्टी तो वैसे भी वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, बट दीज प्रॉपर्टीज आर स्टिल वैलिड व्हेन देयर इज अ बाउंड्री, पोटेंशियल बाउंड्री पे भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो लेट मी राइट इट, दीज प्रॉपर्टीज रिमेन वैलिड in presence of some finite potential barrier, ठीक है। इनफिनिट पोटेंशियल बैरियर की हम बात नहीं करते हैं, फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर होगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो तब भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, बाउंड्री कंडीशन जिसे हम बोलते हैं बेसिकली। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हमारे पास इस तरह का कोई पोटेंशियल है, तो इस केस में मेरे पास पोटेंशियल वर्सेस एक्स एक्सिस बना रहा हूं, ठीक है। और इसी कर्व में मैं साई वर्सेस एक्स को भी प्लॉट करता हूं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल वर्सेस एक्स का कर्व भी है और साई वर्सेस एक्स का कर्व भी है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ऑब्वियसली दो रीजन है, एक रीजन 1 है, एक रीजन 2 है। रीजन 2 के अंदर अगर सिस्टम होगा तो वो किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा होगा। रीजन 1 के अंदर अगर सिस्टम है तो वो पोटेंशियल फ्री रीजन में है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल लेट्स से 0 है, तो इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। तो एक्स एक्सिस का भी ओरिजिन ये है और वी एक्सिस का भी, पोटेंशियल वाली एक्सिस का भी ओरिजिन ये हमारे पास है। लेट्स से इस जगह हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरह का है, इसको थोड़ा सा मैं अलग हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पास ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम टनलिंग का फिनोमेना हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास फाइनाइट है। इनफिनिट पोटेंशियल की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम एक्सक्लूड करके जा रहे हैं, बिकॉज दे आर, क्योंकि एक्चुअली फिजिकल सिस्टम में कोई इनफिनिट पोटेंशियल बैरियर होता भी नहीं है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर। तो फिजिकल सिस्टम को ही हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो पार्टिकल जो है वो रीजन 1 से रीजन 2 में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट पोटेंशियल हमारे पास है। तो आपको वेव फंक्शन 1, और लेट्स से हमारे पास यहां पर भी एक वेव फंक्शन है, लेट्स से आई विल कॉल इट, कोई हमारे पास इस तरह का वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन 2 हमारे पास है, ठीक है। बाउंड्री पे दिस शुड सेटिस्फाई ऑल दीज कंडीशंस। साई कंटिन्यूस होना चाहिए, बाउंड्री पे सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। डेल साई बाय डेल एक्स हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, और सिंगल वैल्यूड हमारे पास होना चाहिए। दोनों फंक्शन हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रेबल होने चाहिए,
ठीक है। तो साई अगर कंटिन्यूस होना चाहिए तो हमें किस तरह से इसे मैच कराना है, हमें इसको इस तरह से मैच कराना है वेव फंक्शन को। आप यहां पे कुछ भी कर लो, लेकिन यहां पे आपको ऐसे मैच कराना है कि इस पॉइंट पे साई 1 एंड साई 2 कंटिन्यूस हो जाएं, सेम वैल्यू हमारे पास हो। लेट्स से हम, क्योंकि मैंने x इक्वल टू 0 ले लिया इसको, तो लेट्स से x इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे साई 1 एंड साई 2 आपस में मैच करने चाहिए। साई 1 एट x इक्वल टू 0 शुड बी साई 2 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। और साथ ही साथ कर्व जो है, बाउंड्री कंडीशन ऐसे होनी चाहिए, कर्व ऐसे मैच करना चाहिए कि डेल साई बाई डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 शुड बी सेम एज डेल साई, सॉरी 1 ये है और 2 ये है, 2 नॉट रोमन 2, डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी आपस में मैच करना चाहिए। यानी कि हमारे पास पोटेंशियल बैरियर के सामने रीजन 1 रीजन 2, दोबारा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, हमारे पास अगर ये हमारे पास कोई वेव फंक्शन है तो दूसरा वेव फंक्शन, मान लो ये डाउन जा रहा है यहाँ पे, दूसरा वेव फंक्शन ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। और साई कंटिन्यूस हो जाएगा यहाँ पे, साई 1 और साई 2 हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएंगे, लेकिन उनका डेरिवेटिव यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। तो इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस हम नहीं ले सकते हैं, इस तरह की मैचिंग वेव फंक्शन को इस तरह से हम मैच नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज अभी तक यहाँ पे डिस्कस करी हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास इन जनरल भी ट्रू हैं, ठीक है, वेव फंक्शन के लिए, फाइन। और वो अगर कोई पोटेंशियल, फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर है तो वहां पर भी ट्रू है। सो यहीं पर ही अपना लेक्चर खत्म करते हैं। ओके।